अप्रैल 7, 1994 मेम्फिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्काई बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन करीब शाम के 3:30 बजे एक फेडरल एक्सप्रेस नामक जहाज करीब 850 किलोमीटर की रफ्तार के साथ सीधा नीचे धरती की ओर आ रहा था। ये एक कार्गो प्लेन था, जिसका मतलब ये है कि भारी भरकम होने के कारण इतनी स्पीड के लिए ये जहाज नहीं बनाए जाते। पर जल्द ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर को एक बड़ा सा नोटिफिकेशन आता है इमरजेंसी का। Center emergency. सेंटर इमरजेंसी एक्सप्रेस 705। मुझे गोली लगी है। प्लेन पर हिजैक करने की कोशिश हुई है। जल्दी बताओ कौन सा रूट लेना है। मुझे अभी तुरंत मेम्फिस लौटना है। इस जहाज के अंदर फेडरल एक्सप्रेस के 4 एम्प्लॉयज थे, जिनमें से 3 अपनी जान बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, और जो चौथा इंसान था उसके पास बहुत सारे हथौड़े और एक स्पीयर गन थी, जिसके साथ वो इन सभी को खत्म करना चाहता था, जिसके बाद वो इस प्लेन को किसी मिसाइल की तरह बनाकर नीचे क्रैश करवा सके। ये है एक बहुत बड़ी कहानी फेडरल एक्सप्रेस फ्लाइट 705 की। इस कहानी की शुरुआत फेडरल एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट से शुरू होती है, जहां पर ऐसे जहाज हैं जो कि पैसेंजर्स के लिए नहीं बल्कि सामान ढोने के लिए बनाए गए थे। और इस टाइम पर तो फ्लाइट्स के अंदर सिर्फ एक पायलट और दूसरा को पायलट होता है, लेकिन 90s के दौर में इन फ्लाइट्स को उड़ाने के लिए एक तीसरा आदमी फ्लाइट इंजीनियर भी बहुत जरूरी होता था। और अब इस बार फ्लाइट इंजीनियर का काम मिला था एबरॉन कैल्वे को, और इस बार ये ऑपरेट करने वाला था फ्लाइट 705, जो कि मेम्फिस से सैन जोस 7 अप्रैल को जाने वाली थी। और इसका जो पुराना क्रू था वो अपने डेली टाइम लिमिट से ज्यादा फ्लाई कर चुका था, जिसके बाद इस बार इस फ्लाइट को एक नया क्रू चलाने के लिए आता है। बट इसी के साथ कैल्वे को भी इसी फ्लाइट के अंदर होना जरूरी था, क्योंकि फेडरल एक्सप्रेस के अंदर उनके एम्प्लॉयज को फ्री राइड्स मिलती थी, जिसका मतलब ये था कि ये इंसान इस बार एक डेड हेड पैसेंजर की तरह इस फ्लाइट में फ्लाई कर सकता था। और ऐसे डेड हेड पैसेंजर्स को कॉकपिट की बैक साइड पर एक सीट दी जाती है, जहां पर ये रेस्ट कर सकते हैं। पर ये तो कैल्वे का प्लान बिल्कुल भी नहीं था। उसके दिमाग में कुछ और ही खुराफाती चीजें चल रही थी। जिस टाइम पर यह फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी, कैल्वे ही सबसे पहला पैसेंजर था इस फ्लाइट में एंटर करने वाला। जब ये एंटर हुआ तो इसके हाथ में एक स्टैंडर्ड ट्रैवल बैग था, इसी के साथ एक गिटार का बड़ा सा केस। इसी के बाद फ्लाइट इंजीनियर, जिन्हें की रिप्लेस किया गया था, वो इस फ्लाइट के अंदर एंटर करते हैं। एंटर करते ही नया इंजीनियर ये देखता है कि जो कैप्टन का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है वो किसी ने बंद कर दिया है। पहली बार के लिए तो उसे ये चीज बहुत ज्यादा ऑड सी लगी, लेकिन बाद में ज्यादा कुछ ना सोचे बिना वो इस वॉइस रिकॉर्डर को ऑन कर देता है। इसी के बाद कैप्टन डेविड सैंडर्स एंड फर्स्ट ऑफिसर जेम्स टकर इस जहाज के अंदर एंटर होते हैं। ये सभी लोग कैल्वे को हेलो बोलते हैं और दूसरी साइड जहाज को उड़ाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। पर यहीं पर इनके द्वारा एक बहुत बड़ी गलती की गई कि ये कॉकपिट का डोर क्लोज नहीं करते, क्योंकि इन सभी को भी नहीं पता था कि आगे जाकर इनके सर एक बहुत बड़ी नौबत आने वाली है। पर इसी के बाद फेडरल एक्सप्रेस 705 फ्लाइट यहाँ से उड़ान भर लेती है। पूरा स्काई बिल्कुल ही साफ था और अप्रोक्सीमेटली पूरे 26 मिनट बाद जब फ्लाइट 18,000 फीट पर पहुंच जाती है, उसके बाद कैल्वे अपना गिटार केस ओपन करता है। सबसे पहले उसने स्पीयर गन निकाली और उसे लोड कर लिया। इसी के साथ 2 हैमर्स भी उसने हाथ में पकड़ लिए। That's where? That's further west, isn't it? Yeah. Altimeters? 9s and 2s here. After takeoff is complete. Do you live over in Arkansas, Dave, or? No, I live in Fisherville. Ah, Fisherville. Great spot. Oh! सबसे पहले कैल्वे ने हमला किया पीटरसन, जो कि इंजीनियर था। बहुत सारी हथौड़ियों के साथ उसका सर शल्ली कर दिया। और जैसे ही टकर पीछे देखता है कि आखिरकार पीछे चल क्या रहा है, उसी टाइम पर कैल्वे अपना हथौड़ा टकर की लेफ्ट साइड पर हेड में मार देता है। और दूसरी साइड ये सारी चीज कैप्टन सैंडर्स देख लेते हैं। उन्होंने ट्राई किया कि किसी न किसी तरह डिफेंड किया जाए, लेकिन बहुत सारे हथौड़े उसके ऊपर भी लग जाते हैं। पर तुरंत बाद बहुत सारे वार किए जाते हैं, जिसके बाद ये बेहोश हो गए। और दूसरी साइड
टकर की बॉडी भी लेफ्ट साइड से पैरालाइज होती जा रही थी। बहुत सारे ब्लड के साथ तीनों फ्लाइट मेंबर्स इस टाइम पर बेहोश हो चुके थे, लेकिन सभी के सभी अभी जिंदा थे। दूसरी साइड कॉलवे कॉकपिट से बाहर जाकर अपनी गन उठा लेता है और जिस टाइम पर वो गन उठाने गया था तो दूसरे मेंबर्स के पास टाइम था अपनी बॉडी को रिकवर करने का और इस हमले से बचने का। इसी के बाद कैप्टन सैंडर्स बाहर आते हैं और अपनी सीट बेल्ट को खोलते हुए पीछे देखने की ट्राई करते हैं और इसी के तुरंत बाद पीटरसन और टकर भी होश में आ जाते हैं और अब तक कैलवे गैलरी से वापस आ चुका था। उसने ये गन सीधी कैप्टन की ओर तान दी थी। बैठ जाओ, वापस अपनी सीट पर जाओ। ये असली गुण है, मैं मार दूंगा, समझे? और इसी टाइम पर इंजीनियर और टकर को मौका मिलता है इस गन को और कॉलवे को पकड़ने का। तो ये दोनों बिना कुछ सोचे छलांग लगाते हैं और कॉलवे को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद टकर वापस गया और वो प्लेन को संभालने की कोशिश करने लगा। इससे पहले वो एक नेवी फाइटर पायलट था, जिसके बाद उसने इस सिचुएशन को किसी इमरजेंसी सिचुएशन की तरह हैंडल किया। एक साइड पर पीछे गैलरी में बहुत बड़ी फाइट चल रही थी जिंदगी और मौत के बीच। दूसरी साइड टकर इस फ्लाइट को 140 डिग्री तक घुमा देते हैं, जिसके बाद ये तीनों लोग एक साइड पर फ्लोर पर गिर गए। इसके बाद कॉलवे के हाथ में एक हथौड़ा आ जाता है और उसने बिना कुछ सोचे इस हथौड़े को कैप्टन के सिर पर मार दिया। इसी के कुछ सेकंड बाद टकर की बॉडी की एक साइड पैरालाइज हो जाती है और इस फ्लाइट की स्पीड लगभग 860 होते ही ये फ्लाइट सीधा नीचे की ओर जा रही थी और किसी भी सेकंड ये फ्लाइट नीचे जाकर टकराने वाली थी। और इससे पहले ऐसी सेम फ्लाइट्स कभी भी इतनी स्पीड के साथ नहीं उड़ी थी। इसका मतलब ये कि इस प्लेन की हालत इस स्पीड को संभालने के लिए बिल्कुल सही नहीं थी। किसी भी टाइम इस फ्लाइट के चिथड़े हवा में ही उड़ सकते थे। अगर टक्कर के द्वारा अगले कुछ ही सेकंड के अंदर इस स्पीड को कम नहीं किया गया तो इसके विंग्स तभी के तभी उड़ने वाले थे। और दूसरी साइड कॉकपिट के पीछे बड़ी फाइट चलने के कारण इंजीनियर और कैप्टन का बहुत सारा लहू बह चुका था। दोनों की हाथों के अंदर की शक्ति जल्द से जल्द कम होती जा रही थी। इसी टाइम पर कॉलवे फिर से हथौड़ी उठाता है और कैप्टन के सर पर मार देता है। तभी टक्कर के द्वारा किसी न किसी तरह इस फ्लाइट को संभाला गया और फ्लाइट की स्पीड कम हो जाती है। इसी के दौरान कैप्टन के हाथ में ही एक और हथौड़ा आ गया और कैप्टन ने भी बिना कुछ सोचे ये हथौड़ा जल्द से जल्द कॉलवे के सर पर दे मारा। तभी जल्द से जल्द टक्कर के द्वारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ संबंध बनाए गए। फ्लाइट के अंदर अभी भी कॉलवे और बाकी मेंबर्स की फाइट जारी थी। इसी के दौरान कैप्टन के द्वारा हथौड़ा पकड़ा गया और जोर जोर से सर पे मारने के कारण कॉलवे को बेहोश कर दिया गया। तभी कैप्टन टक्कर को आवाज लगाते हैं। टक्कर भी तुरंत इस फ्लाइट को ऑटो पायलट मोड पर लगाकर पीछे आ जाता है। जैसे ही वो वहां पर पहुंचा उसने देखा कि कैसे सारा फ्लोर और छत खून से भरी हुई है। दूसरी साइड उसी के दोस्त लहू के अंदर लथपथ हुए पड़े थे और कॉलवे नीचे फ्लोर पर बेहोश पड़ा हुआ था। तभी कैप्टन ने देखा कि कैसे ये फ्लाइट तो एयरपोर्ट से दूसरी साइड दूरी बनाती हुई जा रही थी, जिसका मतलब ये कि अभी कंट्रोल सेंटर के साथ इनका कनेक्शन टूट चुका था। तभी कैप्टन इस फ्लाइट को संभालते हैं और ये फ्लाइट तुरंत ही डगलस DC-10 एयरपोर्ट की ओर रवाना हो जाती है, जहां पर इमरजेंसी में सभी चीजें बता दी गई और वहां पर भी एम्बुलेंस, पुलिस और सारी चीजें तैनात हो चुकी थी। तभी कैप्टन एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। उन्होंने सोचा कि कैसे एक बार फिर फ्लाइट को ऑटो पायलट मोड पर डाला जाए और पीछे जाकर कॉलवे को खत्म कर दिया जाए। और ऐसा सोचते दौरान ही कॉलवे को एक बार फिर से होश आई और उसने हथौड़ा पकड़ा और टक्कर के सिर पर एक बार फिर से दे मारा। तभी दोनों लोग मिलकर उसको बेहोश करने में कामयाब हो जाते हैं और अब तक कैप्टन भी वापिस वहां पर पहुंच चुके थे। पर इसी टाइम के दौरान कैप्टन के द्वारा की गई ये गलती इस लैंडिंग को और भी बहुत ज्यादा मुश्किल भरा बना देती है। तभी पीछे बैठा टक्कर हथौड़े को पकड़ता है और कॉलवे का सर बिल्कुल ही छल्ली कर देता है और उसे मार दिया जाता है। दूसरी साइड कैप्टन भी किसी न किसी तरह इस फ्लाइट को लैंड करने में
कामयाब हो जाते हैं। फ्लाइट लैंड होते ही एक पुलिस की टीम इस जहाज के अंदर घुसती है और कॉलवे को बांध दिया जाता है। दूसरी साइड पैटरसन का बहुत सारा खून बह चुका था, उसे जल्द से जल्द एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल के अंदर भेजा गया और बाद में तीनों के तीनों पायलट, इंजीनियर और ऑफिसर बच भी जाते हैं। पर अब भी सभी के मन के अंदर एक बहुत बड़ी चीज चल रही थी कि आखिरकार कॉलवे के द्वारा ये चीज क्यों की गई, क्यों उसने अपनी और बाकी के मेंबर्स की जान इतने ज्यादा खतरे में डाली। जिसके बाद पुलिस के द्वारा इस मामले पर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसके अंदर ये पता चला कि कॉलवे एक अमेरिकन था जो कि अफ्रीका से ही यहाँ पर पहुंचा था। अमेरिका में पहुंचने के बाद बढ़िया स्टडी की, जिसके बाद उसे अमेरिकन एयर फोर्स के अंदर जॉब मिल जाती है। वो एक क्वालिफाइड पायलट था, जिसका मतलब ये था कि वो अब फुल्ली परफेक्ट था किसी भी जहाज को उड़ाने के लिए। लेकिन जैसे ही उसका आर्मी का करियर एंड पर आने वाला था, तभी वो फेडरल एक्सप्रेस नाम की इस कंपनी के अंदर जॉब के लिए अप्लाई कर देता है। बाकायदा इसके कि क्वालिफाइड पायलट होने के बावजूद भी उसे इस कंपनी के अंदर एक लो पेइंग जॉब जो कि एक फ्लाइट इंजीनियर की होती है वो दे दी जाती है, जिसका मतलब ये था कि इसे अब इस जॉब से बहुत सारे कम पैसे मिलने वाले थे। यही चीज उसके मन के अंदर बैठ जाती है। आर्मी के अंदर इतने साल प्लेन उड़ाने के बाद भी उसे एक इंजीनियर बनाया गया। उसके दिमाग में ये चीज आई कि इस कंपनी के द्वारा उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया। इसके बाद उसे एक लो पेइंग जॉब मिलती है। इस टाइम पर उसके 2 बच्चे थे। आर्मी में जॉब करने के बाद उसने इस कंपनी में भी जॉब की, लेकिन उसे इतने पैसे भी नहीं मिल रहे थे कि वो अपने 2 बच्चों की कॉलेज की स्टडी के लिए पे कर सके। और दूसरी साइड कम पैसे होने की वजह से उसकी वाइफ उसे छोड़ देती है। अब तक उसके दिमाग में ये चीज आ चुकी थी कि सारा मामला तो इस कंपनी का है। फेडरल एक्सप्रेस नाम की इस कंपनी की वजह से उसकी सारी की सारी लाइफ उजड़ चुकी है। पर तभी उसके दिमाग के अंदर एक बहुत बड़ा प्लान आता है, जब उसे पता चलता है कि इस कंपनी के अंदर उसे एक $1.5 मिलियन की एक इंश्योरेंस मिल चुकी है। जिसका मतलब ये था कि अगर कोई भी घटना उसकी जॉब के दौरान होती तो उसकी फैमिली को ये $1.5 मिलियन मिलते। तभी उसने ये सारा प्लान बनाया और इस फ्लाइट के एक दिन पहले 3 हैमर और एक स्पेयर गन खरीद ली। उसका मकसद ये था कि जैसे ही ये फ्लाइट टेक ऑफ करेगी तो वो सभी को मारकर वो इस फ्लाइट को हाईजैक कर लेगा और इस प्लेन को सीधा फेडरल एक्सप्रेस की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के ऊपर क्रैश करवा देगा। जिसके बाद उसकी फैमिली को $1.5 मिलियन भी मिल जाएंगे और उसका डिस्क्रिमिनेशन का बदला भी पूरा हो जाएगा और फेडरल एक्सप्रेस को बहुत सारा घाटा होगा। खैर दोस्तों, ये थी सबसे क्रेजीएस्ट हाईजैक की कहानी, जिसके अंदर अगर कोई और गलती इस फ्लाइट के साथ होती तो ना जाने किस शहर के अंदर ये फ्लाइट जाकर टकराने वाली थी और ना जाने कितनी ज्यादा मौतें इस फ्लाइट के कारण होती। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करिए और हमारे ITV चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।